guys, welcome to my channel Science Fever by Tanu. It's our part 4th of Laws of Motion. पार्ट 1, 2 एंड 3 में 70% ऑफ द चैप्टर पूरा कवर हो गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप ज़रूर देख लेना बिकॉज पूरा 70% चैप्टर उसमें हो गया है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके नाम में ही सब पता चलता है कि यूनिफॉर्म, सर्कुलर एंड मोशन। यूनिफॉर्म है मतलब अभी हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, उसमें हमको पता है यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम एंड इक्वल इंटरवल ऑफ द डिस्टेंस। मतलब वो एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से एक पर्टिकुलर टाइम की इंटरवल में एक सर्कुलर मोशन में घूमेगा वो ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन। When an object moves with constant speed along a circular path is called uniform circular motion। यही हमने अभी देखा कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, घूम रहा है एक सर्कल में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब कोई वेलोसिटी की चेंज होती है वो सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होती है। ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो फिर से उसके डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो इसमें द चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। ऐसा कुछ नहीं कि सेकंड हैंड, लेकिन क्लॉक में कौन सा भी हैंड लिया हमने, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और हमारा सेकंड हैंड, मिनट हैंड और हावर हैंड, कौन सा भी हैंड लिया तो तीनों भी कैसे एक कांस्टेंट, एक मिनट में 60 टाइम्स घूमेगा मिनट वाला, तो फिर कांस्टेंट टाइम में एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो घूमेगा। सेकंड इज ब्लेड ऑफ द फैन। अभी हमने फैन एक पे चला दिया तो वो एक कुछ उसकी फिक्स्ड वेलोसिटी होगी, उसी स्पीड से फैन घूमता रहेगा। अगर हमने स्पीड चेंज कर दी तो वो दूसरी स्पीड लेगा, लेकिन जब तक हम उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते वो उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से घूमता रहेगा। फिर क्या उसका क्या होगा, स्पीड भी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी और वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकेंड पॉइंट इज इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूमेगा विथ रेडियस आर इन टाइम टी, उस सर्कल की रेडियस आर होगी और उसको एक सर्कल घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टी, एंड कम बैक टू इज स्टार्टिंग पोजिशन, देन फॉर्मूला फॉर स्पीड इज। अभी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है आर और उसको घूमने को टाइम लगेगा टी, तो उन्होंने बोला है कि वो पार्टिकल स्टार्ट होगा और फिर से उसी पोजिशन पे आके रुक जाएगा। फिर जब वो घूम रहा है तो उसकी स्पीड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया है, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल अपॉन टाइम। अभी सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। So speed means v is equal to 2πr upon time t. Okay. Now here is this experiment. That experiment is take a circular disc and put 5 rupees coin at a point along its edge. हमको क्या करनी है, एक सर्कुलर डिस्क लेनी है, उस पर 5 रुपीज़ का कॉइन रखना है। मेक इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस बाय पुटिंग ए पिन। वो सर्कुलर डिस्क के नीचे पिन रख के वो सर्कुलर डिस्क हमको क्या करनी है, जोर से उसको घुमाना है। एंड व्हेन अ डिस्क इज मूव एट हायर स्पीड द कॉइन विल थ्रो ऑफ इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब आप एक डिस्क लोगे, उसको एक पिन पे रखोगे, उस पर एक 5 रुपीज़ का या फिर कौन सा भी कॉइन रखोगे और वो डिस्क जोर से अगर आपने उसको घुमाया तो फिर वो कॉइन क्या होगा, वो डिस्क से बाहर चला जाएगा। क्यों जाएगा, बिकॉज वो वेलोसिटी, बिकॉज इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट। और जब वो कॉइन उस डिस्क से बाहर जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो रैंडमली उससे बाहर नहीं जाएगा। आप ऑब्जर्व करना, जब आप वो डिस्क घुमाओगे और वो कॉइन जब उस बाहर आएगा उस डिस्क से, तो वो
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, मतलब जिस डिस्क के जिस पॉइंट से वो कॉइन बाहर आएगा उस पॉइंट की जो टेंजेंट है उस टेंजेंट के डायरेक्शन में वो मूव करेगा. When a disk is moved at a higher speed, the coin will thrown off in a perpendicular direction. That is, coin will be thrown off in the direction of tangent. जिस डिस्क के जिस पॉइंट से वो कॉइन बाहर आएगा उस पॉइंट को जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट के डायरेक्शन में ही बाहर मूव करेगा. इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट. इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो हर एक पॉइंट पे जब वो घूमता रहता है तब हर एक डायरेक्शन चेंज होती जाती है हर एक पॉइंट की, और जैसी जैसी डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी भी चेंज होती है. Okay, it was a simple experiment. You can try it at your home easily. Now here are some solved example from your 9th book. A kangaroo can jump 2.5 meter vertically. What must be the initial velocity of the kangaroo? अभी उन्होंने बोला एक कांगारू है वो 2.5 मीटर जंप करता है. ये लैंड है और वो 2.5 मीटर जंप करता है वर्टिकली, मतलब ऊपर नीचे. What must be the initial velocity? तो उन्होंने पूछा है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी जब वो जंप करेगा ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी तब उसका स्पीड क्या होगा. तो गिवन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 9.8. अभी हमने 9.8 एक्सीलरेशन इधर क्यों लिया, बिकॉज वो एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कांगारू जंप करेगा, फिर उसको नीचे से कौन अर्थ ही खींचेगी, और अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड. और उन्होंने यस दिया है, मतलब डिस्टेंस दिया है दैट इज 2.5 मीटर. इनिशियल उन्होंने v इज इक्वल टू 0. v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों ली है, क्योंकि जब कांगारू जंप करेगा तो जब ग्राउंड पे आ जाएगा तब वो कांस्टेंट रहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा, सो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. और हमको बोला गया है इनिशियल वेलोसिटी ढूंढो, मतलब वो जब वो जंप करेगा तब की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी. सो द फॉर्मूला इज, और द न्यूटन इक्वेशन फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अभी v स्क्वायर वी नो ऑल द वैल्यूज, पुट दैट वैल्यूज इन आवर इक्वेशन एंड सॉल्व दिस इक्वेशन. यू कैन सी दैट देयर इज माइनस 9.8. व्हाट दैट निगेटिव साइन इंडिकेट्स, हमने 9.8 को निगेटिव साइन ली है, और वो क्यों ली है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, कांगारू को नीचे खींचता है, और कौन से भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, नीचे खींचता है. कांगारू को उसके अपोजिट जंप करना है, ऊपर जंप करना है, तो फिर क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स और कांगारू जंप करेगा वो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. ग्रेविटेशन डाउनवर्ड एक्ट करेगा, कांगारू अपवर्ड जंप करेगी, तो क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई. इसकी वजह से हमने उसको लिया है माइनस 9.8. निगेटिव साइन इज यूज एज एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी. वेलोसिटी की अपोजिट है, इसलिए हमने लिया है माइनस 9.8. By solving this equation we will get initial velocity is equal to 7 meter per second. Now the fourth solved example is, a motor boat starts from the rest and moves with a uniform acceleration. एक मोटर बोट रेस्ट पे होती है, एक स्टेडी पोजीशन में होती है, और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करना स्टार्ट कर देती है. इफ इट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, वो क्या करती है 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती है. उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 15 मीटर पर सेकंड, और ये 5 सेकंड के लिए चलता है. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम. तो उन्होंने बोला है 5 सेकंड में उस मोटर बोट की एक्सेलरेशन क्या होगी और डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा. सो हियर इज द सेम क्वेश्चन. सो गिवन इज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है. क्यों हमने स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 क्यों ली, बिकॉज उन्होंने बताया है कि मोटर बोट स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन में थी, इसलिए उसकी वेलोसिटी 0 होगी. और फाइनल वेलोसिटी भी उन्होंने बताई है दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, और उन्होंने टाइम भी दिया है दैट इज 5 सेकंड्स. एक्सेलरेशन a is equal to, we know the formula of acceleration, that is final velocity minus initial velocity upon t. So 15 minus 0 upon 5, that is
3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या फाइंड किया है, फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन द डिस्टेंस कवर्ड विल बी, डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला भी है जो मैंने पार्ट आई थिंक थर्ड में सिखाया था, या फिर सेकंड में होगा, पार्ट सेकंड या थर्ड में आपको मिल जाएगा। न्यूटन्स इक्वेशन, सो दिस इज ऑल्सो न्यूटन इक्वेशन, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यस इज इक्वल टू, पूरी वैल्यूज हमारे पास है, यू कितनी है 0 है, टाइम 5 सेकंड है, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 प्लस 75/2, दैट इज 37.5 मीटर। ओके, सो इट वॉज टू इजी। नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के इक्वेशन देखे थे हमने लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम न्यूटन्स के लॉ देखेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। उसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ इनर्शिया होता ही है। इनर्शिया मतलब उसकी कैपेसिटी, उसका पोटेंशियल हर एक ऑब्जेक्ट में वो होता है, स्टोर्ड होता है उसको। और ये जो न्यूटन ने हर एक ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है इसको प्रूव किया है, इसलिए इस लॉ को नाम दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो स्टेटमेंट क्या, ये लॉ क्या स्टेट करता है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट इट्स रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो उन्होंने बोला है कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजिशन में है, अगर स्टडी पोजिशन में है, तो वो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नली कुछ फोर्स नहीं करते या फिर उस पर कुछ फोर्स नहीं डालते, तब तक वो उसी पोजीशन में ही रहेगा। फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड पे फुटबॉल है, वो एक स्टेडी पोजीशन में है, इट इज़ इन द रेस्ट पोजीशन, और आप गए उधर और उसको बोला हिल जा, तो वो नहीं हिलेगा। जब आप उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करोगे, आपके पैर से उसको मारेंगे या फिर उठाएंगे, फेंकेंगे, तभी वो कुछ मूवमेंट करेगा। ओके, सो रेस्ट पोजीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको जब हम एक्सटर्नली फोर्स देते हैं तभी वो क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, मूव करता है। फॉर एग्जांपल टग ऑफ वॉर, अभी टग ऑफ वॉर हम सब लोग खेलते थे बचपन में और अभी भी खेलते होंगे। एक रस्सी होती है, एक साइड दोनों साइड एक एक टीम होती है, तो दोनों टीम वो रस्सी को दोनों साइड से खींचती है। अब क्या होगा, अगर दोनों टीम ने सेम फोर्स अप्लाई किया तो वो रस्सी हिलेगी नहीं, वो कांस्टेंट रहेगी, रेस्ट पोजीशन में रहेगी। लेकिन एक टीम का फोर्स इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, वो रस्सी एक साइड चली जाएगी। सो अनबैलेंस्ड फोर्स जब होता है तब क्या होती है, मूवमेंट होती है। नेक्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। अभी फर्स्ट लॉ हमने देख लिया, अभी सेकेंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and the change of momentum occurs in the direction of the force। मतलब अभी मैंने एक छोटा पत्थर लिया, उसको इस डायरेक्शन में फेंका तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो चेंज ऑफ मोमेंटम occurs in the direction of the force, जिस डायरेक्शन में मैंने उसको फेंका है उसी डायरेक्शन में वो जाएगा। अभी मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है, कौन सा भी ऑब्जेक्ट लिया, अगर एक इतना सा स्टोन लिया तो फिर उसकी मास और उसकी वेलोसिटी का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमको उसका मोमेंटम पता चलेगा। अभी मैंने एकदम छोटा सा पत्थर लिया, वो फेंका, वो बहुत दूर तक जाएगा, और मैंने थोड़ा बड़ा पत्थर लिया और वो फेंका तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि मास पे और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड होता है कि वो कितना ट्रैवल करेगा। ओके, सेकंड लॉ समझ में आया कि मोमेंटम प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स को। मतलब मोमेंटम मतलब क्या, उसका मास और वेलोसिटी, हमने कितना फोर्स अप्लाई किया उसको प्रोपोर्शनल क्या है, उस स्टोन का, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, और जिस डायरेक्शन में हम उस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करेंगे वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है। छोटे बच्चों को भी पता चलता है कि हमने अगर इस डायरेक्शन में वो फेंका तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो इट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन, ट्राई टू बाय हार्ट इट। ओके,
now and momentum is vector quantity, obviously it is vector quantity बिकॉज मैंने अभी बोला कि डायरेक्शन की बात हो रही है, मैं जिस डायरेक्शन में फेंकूंगी उसी डायरेक्शन में वो जाएगा, मतलब मोमेंटम को कुछ तो डायरेक्शन है, और जिस भी चीज़ को डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिसको डायरेक्शन नहीं होती सिर्फ मोमेंटम मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. Now, the effect of one object striking another object depend both on the mass of the former object and its velocity. This property was termed as momentum. अभी momentum को इधर और एक तरीके से एक्सप्लेन किया है. अगर हमने दो बॉल लिए, एक बॉल नीचे रख दिया और दूसरे बॉल से उसको मारा, तो क्या होगा, जब ये फर्स्ट नंबर का बॉल उस बॉल पे स्ट्राइक होगा तब जो फर्स्ट नंबर का बॉल उस पर फोर्स अप्लाइड करेगा, तभी से जो नीचे बॉल है वो भी फर्स्ट नंबर के बॉल पे कुछ तो फोर्स अप्लाई करेगा. अभी हम किसी को मारते हैं तो हम उसको मारते तो हमारे हाथ को भी लगता है, सो हमने अगर उसके मुंह पे फोर्स अप्लाई किया तो उसका मुंह भी हमारे हाथ पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है. दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट. नाउ इक्वेशन फॉर सेकेंड लॉ. अभी हमने जो सेकंड लॉ देखा था कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी को, उसका हम एक डेरिवेशन देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे. सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी u है, फोर्स अप्लाई किया हमने F, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है या डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है उसको लगा है टाइम t. As usual, final velocity is v and initial velocity is u. Now here rate of change of momentum किससे दिखाया है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम. कितना चेंज, मोमेंटम का चेंज मतलब क्या, एम वी माइनस एम यू. वी क्या है, फाइनल मोमेंटम, यू का है, यू क्या है, इनिशियल. सो फाइनल माइनस इनिशियल, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी. एम हमने इधर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा, वी माइनस यू अपॉन टी. सो हमको पता है कि we know that v upon u, v minus u upon t is equal to acceleration. so हम क्या करेंगे, उसको v minus u upon t को a पुट करेंगे और m वैसे की वैसा रहेगा. so m into a. ओके, डेरिवेशन आपके समझ में आया. According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is proportional to the applied force. यही हमने ऊपर के डेफिनेशन में देखा था कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज अ साइन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. ये जो अल्फा है या फिर ये साइन है ये डायरेक्ट, सो उन्होंने क्या बोला है, मास ये जो है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यम ए, अभी हमने फाइंड किया था यम ए इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स. अभी हमने ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा दी और एक कांस्टेंट के लिया, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और एफ इज इक्वल टू यम इंटू ए. सो इक्वेशन आपके समझ में आया. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू इज 1. इस के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए 1 इंटू कौन सी भी वैल्यू की तो वही वैल्यू रह जाती है. सो हमने नीचे की इक्वेशन में 1 नहीं लिया, इट्स ओनली एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ, इक्वेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली. अभी इसमें क्या बोला गया है कि आप कभी भी कुछ करोगे तो आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलेगा.
अगर हमने एक रबर बॉल लिया, बाउंसिंग बॉल लिया और एक वॉल पे फेंका तो वो क्या होगा, वॉल से रिटर्न आएगा। सो मैंने फोर्स अप्लाइड किया और रिएक्शन फोर्स भी आ गया। इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ में आता है ये एग्जाम्पल। या फिर मैंने किसको पीटा, वो फिर से मुझको पीटेगा, ये क्या हुआ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैंने जोर से किसको मारा तो वो भी मुझको क्या करेगा, बहुत जोर से मारेगा। सो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ फोर्स आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स। अभी क्या होता है, फोर्स हमेशा पेयर्स में ही अप्लाई होते हैं। ओके, when first object applies force on second object, the second object applies force on first object। अभी मैंने एग्जांपल दिया था रबर बॉल का। अगर मैंने एक रबर बाउंसिंग बॉल वॉल पे फेंक दिया तो क्या करेगा, वो बॉल वॉल पे कुछ तो फोर्स अप्लाई करेगा, वो बॉल रिटर्न आता है। इसका मतलब क्या है, वॉल भी उस पर कुछ तो फोर्स अप्लाई कर रही है, इसलिए वो वॉल से रिटर्न आ रहा है। सो व्हेन first object applies a force on second object, then that second object also applies the equal force on the first object. The force between two object is always equal and opposite. That is same, that equal होती है और opposite होती है। मैंने उस डायरेक्शन में फेंका, उसने वॉल से रिटर्न आया तो वो इस डायरेक्शन में गया। सो वो इक्वल फोर्स है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। So if you like this video, please like, share and subscribe my channel, and thanks for watching. Bye bye.